आज से ठीक 1300 साल पहले मेवाड़ पर गुहिलवंशी महाराज महेंद्र का अधिकार था। मेवाड़ के पड़ोसी राज्य चित्रकूट के राजा मानमोरी और महेंद्र में शुरू से ही राज्य विस्तार व सीमा को लेकर अनबन थी। कई बार दोनों में युद्ध भी हुए। हर बार राजा महेंद्र की ही जीत हुई। अचानक एक दिन जैसे ही राजा महेंद्र की मृत्यु का समाचार मानमोरी को मिला, उसने तभी अच्छा अवसर देखकर मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। मेवाड़ की सेनाओं ने डटकर सामना किया, मगर इस बार जीत राजा मानमोरी की हुई। जैसे ही मेवाड़ की हार का समाचार राजा महेंद्र की महारानी सुभागदे को मिला, उन्होंने तत्काल अपने इकलौते पुत्र कालभोज को अपने विश्वास पात्र मंत्री के साथ नागदा के एक ब्राह्मण के घर पर छोड़ दिया और स्वयं ने जौहर कर लिया। नागदा के उस ब्राह्मण परिवार ने कालभोज यानी बप्पा रावल का पालन पोषण किया और उसे बड़ा किया। कुछ समय तक तो कालभोज नागदा के ब्राह्मण परिवार के आश्रय में रहा और खेलता कूदता रहा। मगर जैसे ही वह 12-13 वर्ष का हुआ, तब उसकी मुलाकात हारित ऋषि से हुई और वह ऋषि के आश्रम में रहने लगा। धीरे धीरे हारित ऋषि ने कालभोज को युद्ध विद्या में निपुण करना शुरू कर दिया। उधर राजा मानमोरी के सैनिकों ने आए दिन हरित ऋषि की गायों को पकड़कर उनका दूध निकालना शुरू कर दिया। जब इसका पता हारित ऋषि को लगा, तो वह गायों के साथ कालभोज को भेजने लगे। एक बार कालभोज और उसके साथी गायों को चरा रहे थे। तभी राजा मानमोरी के 40-50 सैनिकों ने उनको घेर लिया। कालभोज के पास केवल एक लाठी थी, फिर भी वह उनसे डरा नहीं और सैनिकों को युद्ध के लिए ललकारा। इसके बाद कालभोज सैनिकों पर टूट पड़ा। राजा मानमोरी के सैनिकों ने भी चमचमाती तलवारों से कालभोज पर वार करना शुरू कर दिया। बहुत देर तक युद्ध चलता रहा। इसी बीच गाय वहां से भाग निकली और हारित ऋषि के पास जाकर खड़ी हो गई। हारित ऋषि ने जब गायों को समय से पहले आश्रम में देखा, तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उसी समय अपनी योग विद्या से सब कुछ जान लिया और वह उस ओर चल पड़े जहां पर कालभोज सैनिकों से युद्ध कर रहा था। हारित ऋषि ने दूर से ही देखा कि अकेला कालभोज राजा मानमोरी के सैनिकों से युद्ध कर रहा है और वह भी लाठी से तलवारों का सामना कर रहा है। जब हारित ऋषि कालभोज के पास पहुंचे, तो उन्होंने राजा मान के सैनिकों को श्राप दिया, जिसके फलस्वरूप वह सब पत्थर की मूर्तियां बन गए। कालभोज को यह सब देखकर आश्चर्य हुआ। उसने चारों ओर घूमकर देखा, तो कुछ ही दूरी पर उनके गुरु हारित ऋषि खड़े थे। कालभोज अपने गुरु के पास गए और पास जाकर उनके पैरों में प्रणाम किया। हारित ऋषि ने तुरंत कालभोज को दोनों हाथों से उठाया और गले लगाकर बोले, राजकुमार कालभोज, अब मैं निश्चित हूं, तुम्हारी माता और पिता को तुम पर बड़ा गर्व होगा। मुझे आज विश्वास हो गया है कि तुम अपना राज्य वापस ले लोगे और प्रजा की रक्षा भी मेरी गायों की तरह ही करोगे। कालभोज, जो खून और पसीने से भीगा था, अपने गुरु के साथ आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम आने पर हारित ऋषि बोले, पुत्र कालभोज, कल सूर्योदय होते ही मेरे पास आना, कुछ जरूरी कार्य है। कालभोज ने अपने गुरु को प्रणाम किया और अपनी कुटिया में आ गया। उसके अन्य साथियों ने उसकी सेवा और मरहम पट्टी की। रात्रि में थकान के कारण कालभोज को इतनी गहरी नींद आ गई कि वह अपने रोज के समय पर जाग नहीं सका। जब उसकी आंखें खुली, तो बाहर प्रकाश था और सूर्योदय हो चुका था। कालभोज को तुरंत याद आया कि गुरु ने सूर्योदय के समय बुलाया है। कालभोज तत्काल गुरु की कुटिया की ओर गए, परंतु वहां तो कोई भी नहीं था। जब कालभोज ने इधर उधर देखा और कोई दिखाई नहीं दिया, तब अचानक उसकी दृष्टि आसमान पर गई। जैसे ही कालभोज की दृष्टि आसमान में गई, तब प्रणाम की मुद्रा में उसके हाथ ऊपर उठ गए। ऊपर आसमान में उनके गुरु का विमान था और वह उस विमान में विराजमान थे। मात्र कुछ क्षणों के बाद एक फूल कालभोज के पैर पर आकर गिरा और ऊपर से हारित ऋषि बोले, बालक, तूने आने में कुछ देरी कर दी, अन्यथा मैं तुम्हें अमृत देना चाहता था। खैर, अब यह फूल ही संभालो। इसकी सुगंध की तरह ही तेरी भी सुगंध दूर दूर तक फैलेगी और इसकी 4 पंखुड़ियों की तरह तेरा राज भी चारों दिशा में फैलेगा। अब तू जरा सी भी देर मत कर। आश्रम के पास पूरब में भगवान शिव एकलिंग के स्वरूप में आज प्रकट हो रहे हैं। तू जाकर उनका आशीर्वाद ले। आज से वह तेरी और तेरे राज्य की रक्षा करेंगे। हारित ऋषि का विमान तेजी से ऊपर की ओर चला गया और कुछ ही समय में ओझल हो गया। किंतु कालभोज को समय का मोल समझ में आ गया। यदि समय पर पहुंचा होता तो वह अमर हो जाता।
उसने उस दिन से प्रतिज्ञा की कि भविष्य में वह सदैव समय की पालना करेगा। कालभोज ने उसी समय अपने गुरु के आदेशानुसार पूरी शक्ति से नए राज्य की स्थापना के कार्य में जुट गया। पहले कालभोज ने भगवान एकलिंग के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर अपने राज्य को जीतने के उद्देश्य से वह चल पड़ा। उसके बाद जल्द ही कालभोज ने भीलों की एक सेना संगठित की और चित्तौड़ को मानमोरी से विजय कर लिया। इसके बाद कालभोज ने मेवाड़ को एक सशक्त राज्य के रूप में स्थापित किया। इसके साथ ही बापा रावल यानी कि कालभोज ने विदेशी आक्रांताओं को केवल खदेड़ा ही नहीं बल्कि उनके घर में अर्थात अरब देशों तक अपनी विजय पताका भी फहराई। यही कारण है कि कालभोज अर्थात बापा रावल मेवाड़ ही नहीं बल्कि भारत के सर्वाधिक सम्माननीय शासकों में गिने जाते हैं।